बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जयकारे में थोड़ा जोश होना चाहिए ना। परम उपकारी शिक्षा प्रदाता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की जय। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। गर्भ कल्याण महामहोत्सव की जय। परम पूज्य गर्भ कल्याण का संतान सागर जी महाराज की जय। आज यह है उत्तरार्ध रूप, सब वहीं से दर्शन करें। अब गर्भ कल्याण का आज यह उत्तरार्ध रूप आपके सामने है। और जैसा कल आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से दिव्य संतान का जो प्रकल्प भावना योग के माध्यम से किस प्रकार से गर्भ में ही बालक में संस्कार डाले जा सकते हैं, पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से बहुत अच्छे से आपने जाना। और डॉक्टर अनिल जी गर्ग ने विज्ञान के माध्यम से वह सब कुछ बताया। आज डॉक्टर साहब के साथ में डॉक्टर क्या नाम बताया था? नाम डॉक्टर राधिका माहेश्वरी, राधिका जी भी और जोशी जी, डॉक्टर जोशी जी, आज उनको भी आप लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा, जो अपने अपनी फील्ड में वे भी बहुत तज्ञ हैं। और इस गर्भ संस्कार के माध्यम से जो यह 2 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि ये तो मान के चलिए कि आप जैसे विचार कर रहे हैं हमारे अंदर में उसी प्रकार का अंदर भाव आदि चल रहे हैं, और हार्मोन्स में भी वैसे ही परिवर्तन होते चले जाते हैं। आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप निश्चित ही, कल डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके हार्मोन्स उसी प्रकार से होंगे, और यदि नकारात्मक सोचते हैं तो उसी प्रकार से। इसलिए हर चीज को सकारात्मकता से लें। आज एक बात और, माता की अभी गोद भराई हुई, और उस गोद भराई में वह बालक माता के कोट में आया है, जो न केवल अपना ही कल्याण करेगा अपितु जन जन का कल्याण करेगा। ऐसा वह तीर्थंकर बालक, आज उसका गर्भ कल्याण का रूप यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उसी गर्भ कल्याण के ऊपर आज यहाँ प्रातःकाल में भी आप लोगों को प्रवचन आदि में भी सुनने को मिला, अभी शाम को भी प्रवचन में मिला। और अभी गर्भ कल्याण की या गर्भ संस्कार के ऊपर जो 2 दिवसीय वह कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, उसमें आज द्वितीय सत्र के रूप में डॉक्टर अनिल जी गर्ग अपनी बात आगे और रखना चाहते हैं। बंधुओं, जैसा आप लोगों ने पुराणों में भी पढ़ा है, इतिहास से भी जाना है कि हम क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, बस जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन तब जब गुरुवर और डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं यहाँ पर, उस प्रकार से चलेंगे। अभी डॉक्टर अनिल जी गर्ग अपनी आगे की प्रस्तुति, और कल का भी थोड़ा बहुत रिवीजन यदि हो जाए तो वह करके आगे की प्रस्तुति के लिए तैयार हो जाएं। डॉक्टर अनिल जी गर्ग के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए डॉक्टर साहब के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु प्रमाण सागर जी महाराज जी, सभी उनका अभिवादन करेंगे। हाँ, महाराज जी महाराज श्री जी भी आ गए हैं। आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी की जय। जिनके माध्यम से कल आपने देखा, उस भावना योग के माध्यम से कितने ही लोगों
आज अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लाखों लाख लोग उससे प्रभावित होकर, केवल गर्भवती महिलाएं बता रहा हूं, गर्भवती महिलाओं का आंकड़ा इन्होंने बताया, ऐसे उस भावना योग के माध्यम से जिनके न केवल कल आपने खुद ने यहाँ लाइव देखा सुना, एक डॉक्टर्स जो थी उनके बच्चे की नाक की नस नहीं थी, नाक की हड्डी नहीं थी, और वह नाक की हड्डी बन गई केवल भावना योग के माध्यम से। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है इस भावना योग के माध्यम से। निश्चित यह गुरुवर की करुणा और गुरुवर की कृपा हम सब पर बरसी तो ऐसी मिली, जिस पर डॉक्टर साहब भी अब बहुत बड़ा कार्य आगे करने जा रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब अपनी बात आगे प्रारंभ करें। नमोस्तु। महाराज श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में नमन वंदन नमोस्तु। महाराज श्री संदान सागर जी के चरणों में नमन वंदन नमोस्तु। महाराज जी निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में नमन। मैं बहुत आभारी हूँ महाराज जी का, जिन्होंने ये अवसर दिया, और आप सभी माताओं बहनों का जो इस क्षण, इस कष्ट के क्षण में, हालांकि ये कष्ट आनंद का क्षण है, इसमें आप यहाँ आए और आप अपने भावी संतति के लिए यहाँ बैठ करके उसके अच्छे के विचार के लिए आए। तो आप अपनी इस भावना को भावना योग में संग्रहित करके भावना योग करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर जरूर पूरी होगी। आज का हमारा विशेष सत्र समर्पित है कार्य के ऊपर। कल हमने आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताया, वैज्ञानिक एस्पेक्ट बताया, और महाराज श्री प्रमाण सागर जी के मुखार बिंद से वेद के अंदर, और हमारा जो प्रज्ञा, जो भाव प्रज्ञा के थ्रू भावना योग निकला महाराज जी के अंतर मन से, उसके फायदे आपने सुने और अप्लाइड एस्पेक्ट लोगों ने बताया। तो हम शुरू करते हैं गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का, जैसे कि मैंने कहा था, गर्भ में शिक्षित करना, और 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है गर्भ संस्कार के। सबसे पहला होता पालन पोषण, मतलब बच्चे को स्वस्थ करना। दूसरा पार्ट मैंने कहा था एजुकेट, मीन्स जब बच्चा बाहर आता है तब आप सोचते हैं कि आप उस बच्चे को पढ़ाएंगे, नहीं। जिस क्षण आपकी कोख में उस जीवात्मा ने अपने पुण्य कदम रखे, उस क्षण से ही उसकी शिक्षा चालू हो जानी चाहिए। उस क्षण से ही वो जीवात्मा आपका हिस्सा बन चुकी है। अब वो आपका दायित्व है, अब वो जीवात्मा आपके संरक्षण में है। जिस क्षण उसने आपकी पावन कोख में कदम रखे, तो उसको आपको एजुकेट करना है। थर्ड मैंने बताया था ट्रेनिंग। जैसे आप बच्चे को उंगली पकड़ के पहले पापा पापा मम्मी मम्मी बोलना सिखाते हैं, दादी दादा बोलना सिखाते हैं, फिर चलना सिखाते हैं, फिर सीढ़ियों चढ़ना, एग्जैक्टली सेम वे आपको गर्भ में पल रहे शिशु की भी ट्रेनिंग देनी। तो 3 पार्ट हो गए, तीनों का आप ध्यान रखिएगा। इन सब पे आज की हमारी वार्ता केंद्रित रहेगी। इसके लिए हमारी टीम है, डॉक्टर राधिका माहेश्वरी जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं, वो आपको बताएंगी। ये काफ़ी अनुभवी है, इन्होंने बहुत काम किया और कंटिन्यूस अपनी सेवाएं दे रही है। और डॉक्टर जोशी की टीम है, डॉक्टर सुनीता जोशी, और इनके साथ में जो 2 फिजियोथेरेपिस्ट हैं, दोनों सीनियर हैं, और ये आपकी सेवा देंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। कल मैंने बताया कि बच्चा प्रारब्ध मीन्स उसकी आत्मा और उसके साथ में जो उसके कषाय के साथ में जो उसके पिछले जन्म के कर्म थे वो जुड़े हुए थे। तो आप उस आत्मा का चयन कैसे कर सकते हैं ये हमने बताया, और मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया कि यदि आप भावना योग करते हैं कंटिन्यूअसली बिफोर यू कंसीव, तो आप उस आत्मा का आह्वान कर सकते हैं जो बच्चा जैसी जीवात्मा आपके सपनों में है, जैसी जीवात्मा आप चाहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया कंसीव होने के बहुत पहले से शुरू हो जाती है। फिर दूसरा पार्ट मैंने बताया माता पिता के गुण दोष
आप में कोई गुण है और कोई दोष भी होगा, ऐसा कोई पूर्ण नहीं है। मेरे में कुछ गुण है तो कुछ दोष भी है, ऐसी मेरी पत्नी में बहुत सारे गुण हैं, कुछ कुछ दोष भी होंगे। हम नहीं चाहते कि वो दोष हमारे बच्चे में आए, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारे गुण उस बच्चे में जाए। तो आप उन दोषों को हटा सकते हैं सतत संयम और सत्वृत्ति रख करके, जिसका मैंने बताया वैज्ञानिक आधार, इसे एपिजेनेटिक्स बोलते हैं कि एक बच्चा खराब है, एक बच्चा है, उसको खराब संगति में रखोगे खराब बन जाएगा, अच्छी संगति में रखोगे अच्छा हो जाएगा। तो अतः आप ऐसे ही अपने दोषों को आप परिष्कृत कर सकते हैं लगातार भावना योग और प्रयास करके। यदि आप भावना योग अपने लिए करते हैं और उसमें उन दोषों को हटा करके अपने आप को विजुलाइज करते हैं, मान लो जैसे मेरे में दोष है मैं ज्यादा बोलता हूं, मेरे में दोष है मैं झूठ बोलता हूं, निर्भीक सागर जी के चरणों में नमस्ते। तो आप उनको हटा सकते हैं, मींस आप अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं। फिर आता है मदर केयर। 9 महीने तक आपको रेगुलर अपनी डाइट, और वो सब हम बताएंगे क्या क्या करना है, और प्रतिदिन ट्वाइस अ डे भावना योग। उसके बाद में पारिवारिक वातावरण, सास ससुर देवर जेठानी सबका योग है, सबका उस बच्चे में, उसके उत्पत्ति में, उसके आचरण में योगदान है। कोई भी उससे बच नहीं सकता। कतई ये ना कहें कि बच्चे की उत्पत्ति तो सिर्फ मां के योगदान से होती नहीं। अब आता है मैरिज। हम महाराज जी ने यह भी कल बताया था कि ये विवाह कोई एक साधारण भौतिक क्रिया नहीं है, ये एक बहुत दिव्य चरण है आपके लाइफ में होने वाला है। परमात्मा ने आपको बनाया उसके लिए, संतति पैदा करने के लिए बनाया। महाराज जी ने यह भी बताया था संतान और संतति में क्या अंतर है। तो आपको संतति देना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि वो संतति ही संस्कारित सुसंस्कृत बालक की एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा। तो पहला ऋण जब हम आते पृथ्वी पे तो 4 ऋण होते हैं। पितृ ऋण, अच्छी संतति समाज को देके पितृ ऋण चुकाते हैं। फिर गुरु ऋण आते, गुरु आपको पढ़ाता है लिखाता है, इस योग्य बनाता है। जैसे मेरे को डॉक्टर बनाया तो मैंने 30 साल तक लोगों को वो ज्ञान बांटा, मैंने काफी सारी पुस्तकें ली, हजारों हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को आज मैं ट्रेन कर रहा हूं। मींस मैंने अपनी का जीवोपार्जन भी किया और उस अध्ययन का उपयोग भी किया। ये भी आप। तीसरा आता देव ऋण। जब आपकी घर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती तो आपको समाज को लौटाना। जैसे मैंने अब डिसाइड किया, आज 63 इयर्स की एज पे मेरे बच्चे सेटल्ड है, मैं कोई ईएमआई में नहीं हूं, तो अब मैं समाज को ईएमआई दे रहा हूं ये कार्य करके। चौथा आता ब्रह्म ऋण, जो आपको आपकी आत्मा के विकास के लिए करना है। तो पहला पितृ ऋण की बात करते हैं अपन। तो स्टेप वन है आपको बच्चे की प्लानिंग करनी है बाय चॉइस। प्रेगनेंसी बाय चॉइस, नॉट बाय चांस और एक्सीडेंटल। आपको यह डिसाइड करना दोनों को मिलकर हमें बच्चा कब चाहिए, बच्ची कब चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये डिसाइड करना है कि हमको बच्चा या बच्ची कैसी चाहिए। डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, कोई संत चाहिए, क्रिकेटर चाहिए, आईएएस ऑफिसर चाहिए, पुलिस ऑफिसर चाहिए, महावीर चाहिए, बौद्ध चाहिए, अहिल्याबाई चाहिए। यू हैव टू राइट डाउन। मेरे को अब करना है, ये सारा इंपॉर्टेंस है इसकी। स्टेप 1, मेरे को बच्चा प्रेगनेंसी तब करनी, मेरे को ऐसा बच्चा, और दोनों युगल मतलब पति पत्नी के परामर्श के बाद में उसका एक डिसीजन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं एक नहीं मेरे को डॉक्टर चाहिए कि मेरे को इंजीनियर चाहिए, दोनों का झगड़ा हो जाएगा, वो पता नहीं बच्चा तीसरा ही कुछ और बन जाएगा। तो यू नीड टू कंफर्म, डिसाइड। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब एक बार आपका क्लियर हो गया तब आपकी तपस्या चालू होती है। बच्चे की उत्पत्ति कल हमने और महाराज श्री ने बताई थी कि बच्चे की उत्पत्ति संस्कारित बच्चे की उत्पत्ति कोई एक छोटी सी क्रिया नहीं है, 5 मिनट की क्रिया। ये एक तपस्या है, घोर तपस्या है। गर्भ धारण के पहले की और गर्भ धारण के दौरान और बाद की भी। तो आप प्रिपेयर रहे। मैंने बताया कृष्ण जी ने 12 साल तपस्या की थी प्रद्युम्न को पाने के लिए। तो इसके लिए आपको शारीरिक रूप से, क्योंकि आप एक जीवात्मा को बनाने वाले अपने शरीर के अंदर, तो उस हिसाब से आपका शरीर होना चाहिए
उसी हिसाब से स्वस्थ रहने चाहिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, और आपको जन्मजात दोषों से मुक्ति के लिए आपको भाव योग, ये अपने आप को अफर्मेशन देना है कि ये बीमारी मेरे बच्चों में नहीं जाए। ये नहीं बोलना है ये बीमारी मेरे बच्चों में, ये बोलना है मेरा बच्चा स्वस्थ हो। जिस क्षण आपने बोला कि मेरे बच्चे का कटा होठ मेरे बच्चे का ना हो, वो कटा होठ होगा, क्योंकि नेचर सिर्फ उस डिजीज को पकड़ती है, हाँ और ना को नहीं पकड़ती है। तो आपका अफर्मेशन कहना चाहिए मेरा बच्चा पूर्ण स्वस्थ तंदुरुस्त होना चाहिए, मेरा बच्ची सुंदर होनी चाहिए, यह बोलना है। यह नहीं बोलना मेरी बच्ची काली नहीं होनी चाहिए, उसकी टांग ऐसी नहीं होनी चाहिए, जैसे ऐसे नहीं। ओके, और यह प्रक्रिया कम से कम 3 महीने, बेहतर है इससे ज्यादा हो। अब कुछ कठिन चीजें बताने जा रहा हूं, क्योंकि तपस्या करनी है आपको, तो आपको संतुलित आहार लेना है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट लेने हैं। इसके लिए कॉमन जो हमारे घरों में रहता है, दालें बहुत अच्छी होती है, दालें हैं, दूध है, दही है, पनीर है। आजकल ड्रम स्टिक सहजना की फली बहुत अच्छी, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है और हाई अमाउंट ऑफ आयरन होता है उसके अंदर, गुड़ होता है। अंकुरित अनाज बहुत अच्छे हैं, सुबह प्रतिदिन लेना चाहिए। मौसमी फल और सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको हर फल पूरे साल मिलता है, वो नहीं खाने हैं। प्रकृति वो फल पैदा करती है जिस चीज की आपको शरीर में कमी होती है और उसकी आवश्यकता होती है। तो सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मोर इंपॉर्टेंट, नॉट द रेफ्रिजरेटेड। फिर एक खजूर बहुत इंपॉर्टेंट है। खजूर और खारक, आपको याद हो तो पहली रात्रि को अक्सर दूध इसका खारक का पिलाया जाता है, उसके पीछे बड़ा साइंस है। खजूर में फोलेट होता है, फोलिक एसिड होता है, जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। सबसे अच्छी चीज है खजूर। फिर अखरोट और बादाम तो अपन सभी जानते हैं। नित्य व्यायाम, योगासन, अभी हमारी टीम तैयार है, योगासन बताएगी। नाड़ी शोधन करना है, भ्रामरी करना है। भ्रामरी और ओम का एक और वैज्ञानिक तत्व बता दूं, जो कोरोना के टाइम पे मैंने कहा था। भ्रामरी और जब ओम का उच्चारण करते हैं तो स्पंदन से नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और नाइट्रस ऑक्साइड हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, हार्ट का सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, ब्रेन का सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, इम्यूनिटी इंक्रीज करती है। इसलिए कोरोना के दौरान मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। भावना योग, भावना योग की डिटेल में बताऊंगा कि भावना योग ये एक बहुत बड़ी विद्या है जो आपके हाथ में लग गई है। आप किस्मत वाले हैं, मैं नहीं था। आज आप किस्मत वाले हो कि आपको इतना इजीली भावना योग जैसा बहुत बड़ा विलक्षण एक चीज मिली है, जिससे आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। वो अभी मैं बताता हूं उसके स्टेप भी। अब 3 महीने का कठिन है, नई गतिविधियां आपको सीखनी है, संगीत सीखना है, नई लैंग्वेज सीखनी है, नहीं तो प्रतिदिन एक नया इंग्लिश का वर्ड आपको याद रखना है, चित्रकला सीखनी है, टॉयज, ये सब हमारी टीम अभी बताएगी। आप 3 महीने का संयम। अब आती है तपस्या। मोबाइल और टीवी पूर्णतया बंद। नो मोबाइल, नो टीवी, नो न्यूज़पेपर। दिस इज मैंडेटरी एंड फर्स्ट स्टेप। बहस विवाद और झगड़ा नहीं करना है। तपस्या कर रहे हैं आप, तपस्वी हैं। हर वक्त ध्यान रखना है, मैं एक जीवात्मा को जन्म देने वाली हूं, मैं एक जीवात्मा को लाने वाली हूं। मैं झगड़ कैसे सकती हूं, मैं विवाद कैसे कर, 1 साल बात कर लेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। फिर तेज संगीत और मसालेदार, ज्यादा मसालेदार चीजें और फ्रिज में रखा हुआ बासी भोजन नहीं खाना है। नए स्थानों पर नहीं जाना, ऊंचे पहाड़ों पे, गहरी खाइयों में, गहरे कुओं में नहीं झांकना है आपको। उससे डर पैदा होता है और वो डर के वाइब्रेशन आपके पेट में जाते हैं, आपके पास रहते हैं। फिर तले भुने चीजें, ये सब आपको पता है। अत्यधिक रोमांचक चीजें, आजकल बहुत अच्छे अच्छे वो आ गए, झूले आ गए, उनके ऊपर आपको बिल्कुल नहीं जाना। इस प्रकार जीवन शैली यदि आप अपनाएंगे तो आपका मन और शरीर स्वस्थ रहेंगे और आप एक अच्छे बच्चे के लिए एक जमीन तैयार कर रहे होंगे, ऐसे ही जैसे एक किसान अपने जमीन को तैयार करता है। अब आता है भावना योग का साइंटिफिक बेसिस। आपसे प्रार्थना है कि मैं इस पे कुछ बोल सकता हूं। भावना योग में क्या होता है? भावना योग में अक्सर, कल आपने बहुत से सुना था, जिन लोगों ने भावना योग किया उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल हुई। ये साइंस ने प्रूव किया। जब आपका स्ट्रेस होता है तो एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, एक हार्मोन होता है स्ट्रेस से फाइट करने, और एड्रेनलिन ऑक्सीटोसिन के रिलीज को
रोक देता है और ऑक्सीटोसिन नॉर्मल प्रेगनेंसी कराता है। यदि आप प्राणायाम करते हैं, भावना योग करते हैं और जिस वक्त आप बच्चे को जन्म देने वाले हैं उस वक्त आप भावना योग में रहते हैं, तो एड्रेनल सिक्रेट नहीं होगा, तो ऑक्सीटोसिन आएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होएगी। और इसके एग्जाम्पल आपने कल देखे। और आप डायरेक्ट उस फ्रीक्वेंसी पे 7 से 14 की लो फ्रीक्वेंसी से, अल्फा वेव से बच्चे से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो सोचोगे, जैसा सोचोगे, जैसे कल डॉक्टर साहब ने बताया था उस बच्चे की नाक नहीं थी, मतलब सेप्टम नहीं था, नेपोलियन हिल का कान नहीं था, उसके बच्चे का था, लेकिन अफर्मेशन दिया, उसने अपनी अल्फा वेव्स पे ले गया, अल्फा वेव से वो नए सिनॉप्सिस बने, नए सिनॉप्सिस से वो कार्य रूप में परिणित हो गए। ये ऐसा होगा। श्रद्धा, साइंस और विश्वास, तीनों चीजें काम करेगी। अब आता है कि आपको शरीर की शुद्धि करनी है। शरीर की शुद्धि पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं वो नहीं हूं, आयुर्वेदाचार्य नहीं हूं, लेकिन आयुर्वेदाचार्य करते हैं सब प्रकार के शरीर की शुद्धि, उनके अपने तरीके। वात पित्त कफ की बीमारी होती है तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले, वो आप वात पित्त कफ कर सकते हैं या एलोपैथिक डॉक्टर से। फिर अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबसे अच्छी चीज आपके पास ऑलरेडी भावना योग है, लेकिन भावना योग से पहले यदि आप चाहें तो नाड़ी शोधन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इससे भावना योग की तीव्रता में और कंसंट्रेशन में और ज्यादा होगा। मंत्रोच्चारण ये सब आप करेंगे तो आपके मन की शुद्धि होगी, शांत और संयत होगा। और जब शांत और संयत होगा तो आप डायरेक्ट बच्चे से कनेक्ट होंगे। आपने देखा जब समुद्र में लहरें आती है या नदी में लहरें आ रही होती है तो क्या आप चंद्रमा देख सकते हैं? चंद्रमा कब देखते हैं? जब पानी शीतल होता है, शांत होता है, तब चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है। ऐसे जब आपका मन, आपका चित्त शांत होगा तो आप बच्चे से डायरेक्ट कनेक्ट होगे और आप फील करोगे कि मैं बच्चे से बात कर पा रही हूं। और ऐसे बहुत लोग होंगे, यदि ध्यान लगा के बच्चे को विजुलाइज करोगे और देखोगे बेटा मैं तेरे से या बेटी तेरे से बात कर रही हूं, तो वो आपको ऐसा लगेगा वो आपसे बात कर रहा है। ऐसा सोनोग्राफी में, मैं वो पिक्चर नहीं लाया, उसमें प्रूव किया है कि मम्मी पापा बात कर रहे हैं और बच्चा अंदर से मुंह बुदबुदा रहा है। सोनोग्राफिकली प्रूव्ड है ये। अब आता है कि ऐसा क्यों, ये सब इतनी कहानी मैंने क्यों सुनाई, ये इतनी बड़ी तप की। 3 महीने तक मोबाइल बंद करना से बड़ा कोई तपस्या आज के युग में हो ही नहीं सकती। हो सकता कोई कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, मोबाइल नहीं छोड़ सकता। तो ऐसी घोर तपस्या करनी है आपको। क्यों? लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी का एग्जाम्पल दिया। ऐसे स्विट्जरलैंड में 9000 बच्चों पे स्टडी हुई जो एक साथ एक सेम अंतराल पे पैदा हुए थे। उनका लो आईक्यू था क्योंकि वहां पर एक कार्निवाल होता, उस कार्निवाल में हैवी अल्कोहल ड्रिंकिंग होती। उन सारी माताओं बहनों ने हैवी अल्कोहल ड्रिंक की और वो बच्चे लो आईक्यू के साथ जन्म हुए। और ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जो आप देख रहे हो। आज 6 to 7-8% कंजेनाइटल एनोमलीज है। आज बहुत कॉमनली बच्चों में देखेंगे, बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं है। ये सब उस गर्भावस्था का, गर्भ धारण करने की, क्योंकि पहले बच्चे घरों में पैदा होते थे, नाना नानी दादा दादी होते थे। आज बच्चे फ्लैट में पैदा होते, मम्मी पापा उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। दिन भर काम थके हारे आते, शाम को झगड़ा होता है, चाय तू बना, खाना तू बना, मैं भी काम करके आया हूं, तू भी काम करे। तो ऐसे में न तो वो प्रक्रिया पूरी हो पाती है, नींद की गोलियां खाते हैं, लिबिडो डिक्रीज हो जाती, उसके लिए गोलियां खाते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, वो सारे करते हैं। तो उससे क्या होगा, उसका परिणाम आप सब आज समाज में देख रहे हैं। उसी के कारण 6 से 8% कंजेनाइटल एनोमलीज होती है। तो अब आता है पश्चिमी जीवन शैली की देन है। अरे हम तो जंगलों में पैदा हुए थे, शुद्ध खाते थे, शुद्ध हवा लेते थे, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे हमने अपने जीवन को नरक बना दिया है। कहते हैं हम विकसित, अरे क्या विकसित हो गए? तुम अपने परिवार से टूट गए, दिन भर टेंशन में रहते हो, पैसा कमा लेते हो, पैसे का भोग नहीं कर पाते हो। तो ऐसा पैसा किस काम का यार? तो आपको इस डेवलपमेंट, सो कॉल्ड एडवांसमेंट ने आपको दिया क्या? सिर्फ तनाव के अलावा कुछ भी नहीं दिया, और उसी तनाव के साथ आप सोते हो। अतः गर्भ संस्कार शिशु के लिए अति आवश्यक है। इसके लिए 4 चीजें चाहिए: ओव्यूलेशन पीरियड नॉर्मल हो, यूट्रस
स्पर्म एंड बीज और न्यूट्रिशन। डे ऑफ कंसेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चरक ने भी इसके कहा है कि स्त्री जब और पुरुष जब गर्भधारण के लिए तैयार होते हैं, वो उसके दौरान पूर्ण मन शांत और प्रेम पूर्वक होना चाहिए, आनंदित होने चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको कल बताया था, धृष्ट, पांडु और विदुर का। इसके लिए चरक संहिता में रूम का विवरण भी किया है। वो कमरा जिसमें ये क्रिया हो रही है, वो साधना हो रही है, बच्चे पैदा करने की साधना हो रही है, उसका वातावरण भी साधना के हिसाब से ही होना चाहिए। साफ सुथरा हो, सुंदर रूम हो, व्हाइट बेडशीट, लोग लाइट कलर के कर्टेन्स, शांत और निर्मल माहौल हो, वातावरण सुगंधित हो, चमेली के फूल भी हो सकते हैं, हल्का और मधुर संगीत बज रहा हो, मन शांत और स्थिर हो, प्रेम में हो। इसके लिए बहुत सारे मंत्र बताए गए। उसमें से ये जो आज आपको पुस्तक बांटी जाएगी, उसके अंदर एक मंत्र दिया हुआ है। ये आप उसका उच्चारण उस दौरान, उससे पहले, उसके बाद में कर सकते हैं। ऐसी दाम्पत्य जीवन से प्रभु की एक प्रार्थना है जो भावना योग में कल हमारे प्रमाण सागर जी ने आपको बताया, वो उस प्रकार की प्रार्थना का आप उपयोग करिए। नाउ वी कम टू स्टेप 2। तपस्या कर ली हमने, तपस्या का रिजल्ट आ गया भाई, हमारे तो खुशखबरी हो गई, हम प्रेग्नेंट हो गए, बच्चे ने एडमिशन ले लिया अपनी यूट्रस में। नाउ आई एम द टीचर, आई एम द बॉस। बॉस बन गए आप पहले दिन बच्चे के। अब बॉस बन गए किसके? तो वो बच्चा जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, वो कंपोनेंट, उस हिसाब से आपको काम करना है। पंच महाभूत होते हैं उसके अंदर। ये पंच महाभूत आपको पता है कि उसके अंदर पृथ्वी तत्व, एयर तत्व, फायर, ये सारे पंच महाभूत आपको बनाने उस बच्चे के। और 5 उसके कोश होते हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। फिर इन सब का निर्माण आपको करना है, वो हमारी टीम बताएगी कैसे कर रहे हैं। अब आता है इंटेलिजेंस वूम। मेरे को बच्चे को ये तो मैंने अभी तक बताया था पालन के लिए, अब मैं बता रहा हूं एजुकेशन के लिए। हाउ टू एजुकेट, यू वांट एन इंटेलिजेंट बेबी, हाउ यू कैन मेक इंटेलिजेंट बेबी मीन्स आप अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे। पहले पालन बताया, आप शिक्षित करेंगे। तो 4 प्रकार की इंटेलिजेंसिया होती है, जिसे आपने आईक्यू सुना होगा। इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस होती है जिसमें आदमी के बच्चे की थिंकिंग, रीजनिंग पैदा होती है, प्लानिंग करता है। फिजिकल मीन्स फिजिकली इफिशिएंसी कितनी है उसकी। स्पिरिचुअली वो कितना एनलाइटेंड है। स्पिरिचुअली मीन्स उसको ये पता है जैसे हमारे कि मैं क्या हूं, उसको आत्मा और शरीर का भेद मालूम होना चाहिए। और उसको यह ज्ञान होना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर मुझे दिया इस आत्मा की उन्नति के लिए दिया है, ये किराए का शरीर है, तो मैं इसका और सारे काम मेरे इस शरीर से होंगे। जैसे आप कार की मेंटेनेंस करते हैं, जैसे कार का इंश्योरेंस कराते हैं, कार में पेट्रोल भराते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी की केयर करनी है। यदि आप बॉडी की केयर नहीं करेंगी तो जो आत्मा जो उद्देश्य लेके आई है वो आप उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती। इमोशनल इंटेलिजेंस, आज 5-5, 6-6 साल के बच्चे छत से कूद रहे हैं यार, कितना दुख होता है, कलेजा फट जाता है। जो विचार आज हमारे 63 इयर्स पे नहीं आया, आज 6 साल के बच्चे में आता है। जब आप ऐसी घटनाएं सुनते तो आप पे क्या बीतती होगी। इसका दोष उन मां बाप पे है, वो रेस्पॉन्सिबल है, हमारा समाज रेस्पॉन्सिबल है, उसके परिवार के लोग रेस्पॉन्सिबल है कि उस बच्चे में, 5 साल के बच्चे में सुसाइड करने की प्रवृत्ति हमारे कारण आई है। हमने उसका वैसा ही पालन किया। 5 साल में हम दुखी रहते थे, हम पति पत्नी झगड़ते थे, हमने कभी ध्यान नहीं दिया इसलिए बच्चे में। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंट फीलिंग होना अत्यधिक जरूरी है। आपको वो सब भी बताया जाएगा ये कैसे डेवलप करना है। मैं आपको 2 केस बताता हूं, उसके बाद में मैं स्विच करूंगा। मैं आजकल इसकी क्लासेस अटेंड कर रहा हूं। हमारी एक टीचर है जो हिप्नोसिस कराती है। 2 एग्जाम्पल, एक प्रेमी युगल होता है, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, हमारे जमाने में तो कुछ होता नहीं था, तो लेकिन गर्लफ्रेंड उससे शादी नहीं करना चाहती। आई कांट एक्सेप्ट हिम एज ए हस्बैंड बट आई कैन हैव हिम एज ए बॉयफ्रेंड। अब क्यों? तीव्र प्रेम था, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन शादी नहीं करनी है। हिप्नोसिस कराया गया। हिप्नोसिस में उसको, लड़की को पीछे ले जाया गया, वो अपनी मां के वूम में चली गई। अब वो बोलती कि मैं मेरी मां के गर्भ में हूं और मैं देख रही हूं कि मेरी मां को मेरे पिता मार रहे हैं। हर दूसरे दिन वो आते हैं जॉब से और मेरी मां को किसी न किसी रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित।
ये कंटिन्यूस प्रक्रिया चलती है। उस बच्ची को वूम में ही वो डिसाइड कर लेती है हस्बैंड नाम की चीज मेरे जीवन में कभी नहीं आएगी, और वो उस बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए मना कर देती है। ऐसे ही एक बच्ची होती है, आर्किटेक्ट होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है, बोल नहीं पाती। फिर उसको हिप्नोसिस होता है, पता लगता है उसकी मां जब गर्भ में थी, जब मां कभी भी परिवार में बाहर बोलती थी उसको डांट दिया जाता था, चुप करा दिया जाता, मारा जाता। वो इंप्रेशन उस बच्ची के मुंह पे, माइंड में चला गया कि मुझे बोलना नहीं है। इतना गहरा प्रभाव होता है। ये हिप्नोसिस कोई ऐसी हाइपोथेटिकल चीज नहीं है, रियलिटी है। तो आपको ये सब नहीं करना है। अतः अब मैं मुनिश्री की आज्ञा से राधिका माहेश्वरी जी आएंगी। वो हमारे टीम की एक मेंबर हैं, काफ़ी सीनियर हैं ये, और आप आयुर्वेद डॉक्टर हैं, पंचकर्म और इस सब पे आपने किया। तो राधिका जी से मैं निवेदन करता हूं कि आगे की प्रक्रिया वो बताएं। धन्यवाद सर। आचार्य श्री नमोस्तुभ्यम। नमोस्तु। सभी को शत शत प्रणाम। आप सभी यहाँ उपस्थित है, ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि आप आपके बच्चे के लिए और अपनी आने वाली संतान के लिए इतने जागरूक है। इतना समय अध्यात्म के साथ और वैज्ञानिक तौर पे भी आप दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे की विचारधारा, या अभी गर्भवती में मैं ये बहुत ज़्यादा दबाव देकर या पूरी तरह से बोलना चाहूँगी कि एक बात हमेशा हमारे पूरे जहन में रहे कि मुझे, मेरी प्रायोरिटी, मेरी पूरी प्राधान्यता क्या है? केवल मेरी आने वाली संतान, मेरी गर्भस्थ शिशु, ये मेरी प्राधान्यता है। अगर वो प्राधान्य बन गया, या अगर मैंने ठान लिया कि यही मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, तो हम हर तपस्या, हर कार्य, हर गतिविधि अच्छे से कर सकते हैं। अब जैसे कि सर ने भी बताया था कि इसमें आपकी सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है। तो आप देख रहे होंगे कि रोल ऑफ माइंड, मन का क्या विचार है इसमें। एक होता है कि सब आजकल घर में टेंशन, अपना ऑफिस का काम, सब कुछ है। कोई किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे मेरा मी टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो जो हलचल है दिमाग में चलती है, मन में जो उलझन है कि हर छोटी छोटी बात के कारण मैं परेशान हो रही हूँ, वो बच्चे पे कैसे असर करता है। और अगर उसे हम रिदमिक वे में लाए तो वो जो उलझन दिख रही है दिमाग की, वो अगर एक रील की तरह, आपने कभी पुरानी कैसेट किसी ने देखी है? आजकल तो सीडी के पहले कैसेट आती थी, उसको ऐसे हम लोग पेन से रोल करते थे, क्योंकि वो उलझ जाती थी तो अच्छा आवाज़ या साउंड, अच्छा संगीत नहीं आता था। पर अगर उसी को सीधा करके थोड़ा खोल के अगर रोल करते हैं तो वो सीधी एक लाइन अगर बचती है तो उसका रिदम, उसका संगीत बहुत अच्छे से आता है। बस वही बात है हमारे मन की। मेरे मन की जो उलझन रहेगी ना, तो मेरे बच्चे तक जाने वाला मेरा आवाज़ जो है, या मेरी बच्चे की तरफ जाने वाली मेरी भावना है, वो उलझी हुई रहेगी और हमें उसे सुलझाना है। अब कैसे सुलझाना है? तो एक चीज़ आती है कि इसमें जो एक इमेज आपको दिखाई दे रही है कि वो आपके मन से, क्योंकि आप सबसे बड़ा माध्यम हो, हर चीज़ आपके माध्यम से बच्चे तक पहुंचेगी। अगर आपके हृदय में जो जो भावना उपस्थित हो रही है, बच्चा वो हर चीज़ सुन रहा है। इसके बारे में सर ने बहुत अच्छे से बनाया। बस ये इमेज आप अगर ध्यान में रखना कि मेरा मन कैसा है। कोई क्रिया करने से, सत्संग करने से, किसी के वचन सुनने से, मेरे खुद को बिजी रखने से, मैं अगर किसी कार्य में किसी से बात करने से, कोई चीज़ वाचन करने से अगर मैं खुश हूँ, तो स्वाभाविक मेरे आने वाली संतान बहुत खुश है। तो इसके लिए कई प्रकार की गतिविधियाँ बताई है। एक गतिविधियाँ क्यों बताई है? कई बार क्या होता है ना, अगर हमें पता चलता है कि किसी चीज़ का महत्व क्या है, ये मेरे आने वाले बच्चे पर क्या असर करेगा, ये बात अगर मुझे पता है तो मैं उसे बहुत अच्छे से करूँगी। पर अगर ये बात मुझे पता ही नहीं है कि इसका महत्व क्या है, तो मैं उसे करने में थोड़ी आनाकानी करती हूँ। तो एक होता है कि ब्रेन डेवलपमेंट, आजकल सभी को चाहिए कि मेरा आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे पर होशियार रहे, इंटेलिजेंट बिल्कुल चाहिए। अब सभी को चाहिए, किस किस को चाहिए? पक्का? सेकेंड चीज़ आती है उसकी मेमोरी, उसकी जो स्मरण शक्ति है वो अच्छी होती है। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है और आप बिजी रहते हो। कई बार क्या होता है ना कि मेरे पास काम क्या है, मैं क्या करूं, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये हर बार दिमाग में आता है कि क्या सब करना है, पता है, पर कैसे करना है ये नहीं पता है। तो यहाँ एक मैंने एक्टिविटीज़ की लिस्ट बना के दी है। क्रॉसवर्ड है, सुडुको है, पेंटिंग है, रीडिंग है, पजल है, चेस, क्राफ्ट, सूर्य पूजा या मंत्र ध्यान, सभी कर सकते हैं हम लोग। पर इसमें एक चीज़ आती है कि मेरे
जो ज्ञान है वो मुझे कैसे मिलता है, किस तरह से हमें ज्ञान मिलता है। एक वर्ड आता है ज्ञानेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय पता है सभी को, सेंस ऑर्गन पांचों है, इन सभी से हमें मिलता है। आज आप अब मुझे यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपके सामने से और कोई जा रहा है तो आपका ध्यान नहीं रहेगा। मान लो आप फोन देख रहे हो या टीवी देख रहे हो, खा रहे हो, तो कोई आपको कुछ आवाज़ देता है तो आपको नहीं सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? पांचों ज्ञानेंद्रिय तो वहीं जागरूक है ना, उस स्थिति में है, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ? क्योंकि मेरा मन जिस इंद्रिय के साथ संयोग करेगा वही मुझे उस विषय तक ले जाएगा। ये मन का संबंध है, मतलब मन ऐसा इंद्रिय है जिसको हम एकादश इंद्रिय बोलते हैं। वो मन ऐसा है जिस जिस ज्ञानेंद्रिय के साथ संयोग करेगा वो वहां आपको ले जाएगा। और इन्हीं पांचों इंद्रिय के साथ 5 महाभूत जोड़े गए हैं, पंच महाभूत और पंच ज्ञानेंद्रिय। तो एक पृथ्वी तत्व है जो कि घ्राणेंद्रिय, मतलब नासा। जैसे ही मिट्टी में पानी आता है तो सबसे पहले सुगंध आती है, बारिश होने वाली होती है तो हम बोलते हैं कि हाँ सुगंध आ रही है। तो घ्राणेंद्रिय पृथ्वी से संबंधित है, पर साथ ही ये आपकी फाइन मोटर स्किल बढ़ाता है। तो हमें क्या करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अगर हमें पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है, हमारे घ्राणेंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन नोज को बढ़ाना है, उसके सेंसेस को, तो मिट्टी से जुड़ी हुई जितनी क्रिया है वो हमें करना है। जैसे क्ले वर्क है, दिया बनाना, मूर्तियाँ बनाना, ये सारी चीज़ें हम आराम से कर सकते हैं। दूसरा हम आता है तत्व हमारा जल तत्व। कौन से ज्ञानेंद्रिय से संबंधित होगा इसका? जल। जिह्वा, कर्मेंद्रिय भी है जिह्वा और ज्ञानेंद्रिय भी है, बोलने का काम भी है और रसना स्वाद लेने का भी काम है। तो जल तत्व प्रधान जो ज्ञानेंद्रिय है वो है जिह्वा। तो जल तत्व जब जब बढ़ाना है तो जल तत्व के पास या उसका वो सेंस डेवलप करना है, तो जल चढ़ाना, जैसे तुलसी को जल चढ़ाना, किसी पौधे को जल चढ़ाना, कोई पौधा ग्रो करना, ऐसी जल तत्व की क्रिया आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, जिसमें आप प्रकृति के और करीब जा रहे हो। तीसरा तत्व है हमारा अग्नि तत्व। एक आता है कि आपको सूर्य साक्षात अग्नि का स्वरूप है। आप लोगों में तो और भी ज़्यादा कि सूर्य के मतलब जो हम उसको बोलते हैं ना कि आप उसके बाद खाना नहीं खाते हो, तो आप उसको साक्षात देव स्वरूप मानते हो कि उनकी साक्षी में जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो उनके साक्षी में कर रहे हैं। उनके पश्चात हम भोजन अन्न का भी ग्रहण नहीं कर रहे, पानी का भी ग्रहण नहीं कर रहे, तो उनको जल चढ़ाना। अब ये इसका साइंटिफिक एक मुझे लगता है कि विटामिन D3 उस सूर्य से हमें और अच्छे से मिलता है। कैल्शियम तो हम खाते ही है, गायनाक आपको देते ही है कि कैल्शियम आयन आपको खाना ही है बच्चों की हड्डियों के लिए, पर अगर विटामिन D3 अगर मिल जाएगा तो उसकी बाइंडिंग या हड्डियों में और एब्सॉर्प्शन उस कैल्शियम का बढ़ जाएगा। तो अग्नि तत्व के साथ ये कार्य हम कर सकते हैं। अब वायु तत्व का कार्य हमारे स्पर्श इंद्रिय, मतलब स्किन, त्वचा से स्पर्श का कार्य, तो इसमें भी वायु तत्व के जो सब प्रधान ऑर्गन है वो है लंग्स। जितनी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा बच्चे में एलर्जिक प्रॉब्लम कम होगी, इसलिए उसके साथ प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक या बलून फुलाने वाली या ब्लो करने वाली क्रिया जिसे हम मुख धोती या ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं, ये आवश्यक है। ये आपको सबको एक साथ करनी है, मतलब हर चीज़ आपको करनी ही है, पांचों इंद्रियों के लिए, पांचों महाभूत के लिए। अब एक आकाश तत्व छूट गया है, वो हम संगीत में लेंगे क्योंकि वो कर्ण से संबंधित है। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि चतुर्थ, पंचम और षष्ठ मास, मन प्रवृत्तः और षष्ठे बुद्धि, 5वें और छठे महीने में मन की और बुद्धि का विकास आयुर्वेद में बताया है। तो उसके लिए जितने भी पजल एक्टिविटी, जितनी भी आपका जहाँ आपका मानसिक विकास हो रहा है, जैसे चेस है या कोई सुडुको है या आप कोई और गतिविधियाँ, क्रॉसवर्ड है, छुड़ाना, कोई शब्द कोड छुड़ाना है, शब्दकोश है, ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो जिसमें आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को चालना मिल रही है, और वो चालना स्वाभाविक ही बच्चे तक जाएगी क्योंकि आप माध्यम हो। ये बात नहीं भूलेंगे 9 महीने तक, बल्कि आगे भी, क्योंकि बच्चे का अगला 3 महीने का पोषण भी आप पे निर्भर कर रहा है। इसलिए आप माध्यम हो और मेरी प्राधान्यता वो बच्चा है। अब है मन के विकास के लिए ध्यान, जैसे आपने भावना योग किया है, और हम आगे करेंगे हृदय के विकास के लिए। आपकी और हृदय में जो उसके लिए वात्सल्यता कैसे आती है, दोनों स्तनों के बीच में बताया है हमारा अनाहत चक्र। सुना है किसी ने सप्त चक्र? तो वो क्या है? वात्सल्यता का प्रतीक है। वात्सल्यता जैसे बढ़ेगी स्तनपान वैसे ही बढ़ेगा, इसीलिए हृदय का विकास आवश्यक है। राष्ट्र की भावना उत्पन्न करने के लिए जितने भी हम और गीत सुन सकते हैं, कई प्रेरणादायी हम चित्र निकाल सकते हैं, तो वो भी आपके फाइन मोटर स्किल और बच्चे की
जितनी गतिविधियाँ और ज़्यादा जाएगी उसके करीब करीब, और डीप में जाओगे कि कलर करना है, स्केच करना है, मुझे अलग अलग आकृति बनाना है, तो वो और डेवलप होगी। हर तरह से हम हमारी परंपरा की कोई भी चीज़ उसे बता सकते हैं कि आज पंचकल्याणी हुआ है, हमने ये किया है, इसका स्केच बना रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ लिख रहे हैं। तो वो रीडिंग, राइटिंग और ड्राइंग, ये तीनों एक्टिविटी आपके बच्चे के ब्रेन डेवलप के लिए हेल्पफुल होगी। अब सबसे बड़ा स्थान है जो पंच महाभूत में से 5वां मैंने छोड़ा था, वो था आकाश तत्व संगीत, जो कि कर्ण से संबंधित है। आपने देखा होगा कई सारी बीमारियों में म्यूजिक या संगीत ये सबसे बड़ा तत्व है। उसका डिप्रेशन कम करने के लिए स्पीच थेरेपी, बच्चा अच्छे से बोले, कोई भी चीज़ तुतलाते हुए ना बोले, उसे हर शब्द, हर वर्ड की वोकैबुलरी, मतलब उसके दिमाग में वो ग्रास्पिंग पावर बढ़ने के लिए म्यूजिक एक बहुत बड़ा एलिमेंट बताया है, बहुत बड़ा एक तत्व बताया है। और हम लोगों ने अहिल्या माता गौशाला में ये प्रयोग भी किया था। कुछ गायों को हमने संगीत सुनाया कई बार, महीना भर तक, और उनकी दूध देने की क्षमता चेक की। और कई गायों को हमने देखा जिनको संगीत नहीं सुनाया, उसमें हमने महसूस किया कि दूध देने वाली क्षमता जो उन गायों की है वो उस सिर्फ एक केवल संगीत के कारण बढ़ गई, क्योंकि खाना जो भोजन थी उन दोनों गायों में बिल्कुल समान थी, बस बात थी उनके म्यूजिक में, संगीत सुनाने में। तो स्वाभाविक आगे स्तनपान के लिए जो संगीत है वो काम में आता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए वो काम में आता है। अब आखिरी इसका मेरे पूरे तत्व का आखिरी पार्ट है गर्भ संवाद। भावना योग आप कर रहे हो, आपकी भावना पहुंचा रहे हो, पर उसे और हम गहराई से कैसे पहुंचाएं, क्यों करना है हमें ये भावना, ये गर्भ संवाद, भावनात्मक जुड़ाव। यहाँ भी वही शब्द आता है कि भावना है आपका और आपके आने वाले गर्भस्थ शिशु का जो बॉन्ड है, जो आपका दोनों का जुड़ाव है, वो और गहरा अगर होना चाहिए तो वो सिर्फ संवाद से होगा, बात से। यहाँ हमारा और आपका एक संवाद हो रहा है, तभी आप हमारे से जुड़ गए हो, संवाद हुआ एक दूसरे के साथ। वही संवाद आपको आपके आने वाले शिशु के साथ करना है, हर बात उस तक पहुँचेगी। अभी इसका हम प्रैक्टिकल आज करेंगे। समय है सर 5 मिनट? 5 मिनट और ले सकते हैं? हाँ, सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। आपका जो घर है उसके, आपका हॉल है उसे विजुअलाइज कीजिए। आपका हॉल पूरा विजुअलाइज हो रहा है। बैठक का घर आपका, वहाँ से आप आपके किचन में गए, आपने पानी पिया, बैठक में वापस आए, दरवाज़ा बंद किया। अब आप आपके जो भी स्कूल थी आप वहाँ के लिए गए, जो एक स्कूल जहाँ थी आपकी, जहाँ आपकी पढ़ाई पूरी हुई है, उस जगह आप गए। वहाँ सब देखा कि ये धन्यवाद, मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी, मेरे टीचर को कुछ मुझे दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे टीचर्स, उनको धन्यवाद देते हुए मैं धीरे 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 वापस आ गई। वर्तमान स्थिति में आने के लिए हल्के से आंखें खोलेंगे। आप विजुअलाइज कर पाए आपके हॉल को, किचन को, आपके मन, आपके इसको? कितनी तीव्र गति है इस मन की, अनुत्वम और एकत्वम, इतना अनु और शीघ्र गति। ये मन यहाँ बैठे बैठे आपको आपके हॉल, किचन, आपके स्कूल, आपके टीचर सब तक लेकर गया। अब अगर यही प्रयास हम करते कि यही मन मुझे मेरे बच्चे से जोड़ना है, तो क्या हम कर पाएंगे? बहुत आसान है। दोनों हाथ अपने आने वाले गर्भस्थ शिशु के पास रखना है, आंखें बंद। बाकी जो परिवार के सदस्य है वो सिर्फ आंखें बंद करके आने वाली जो भी आपके घर में जो गर्भवती है उनके लिए ये क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिया आवश्यक इसीलिए है। परिवार, आपके जो भी इस शिशु के पिता, उन सबकी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उसका बॉन्ड केवल माँ से नहीं बनेगा, उसका जुड़ाव केवल माँ से नहीं होगा, उसका जुड़ाव घर में, परिवार में हर सदस्य से होगा, हर व्यक्ति से होगा। सभी से अनुरोध है, आंखें बंद कीजिए। बहुत लंबी गहरी श्वास, शरीर को बहुत हल्का महसूस करना है, कपास जैसे हल्का। कोई आवाज़, कोई बात मेरे पास नहीं जा रही है, केवल मेरे श्वासों पे मेरा ध्यान है। इनहेल, एक्सेल, लंबी गहरी श्वास के साथ मैं महसूस कर पा रही हूँ मेरे गर्भस्थ शिशु के पूरी तरह गतिविधि को। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास, अपने मन को उस तक पहुंचाने की कोशिश करो।
उसे पूरी तरह से विजुअलाइज कीजिए, उसे कल्पना में उतारिए। कितना छोटा, कितना कोमल, काले घुंघराले बाल, गुलाबी होठ है उसके, कोमल त्वचा है, बहुत छोटा नन्हा है, अभी मेरे अंदर है। सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। मुझे, हे ईश्वर, आपने ये मातृत्व का सुख दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी आभारी हूँ और मेरे गर्भस्थ शिशु के कारण मैं इसे अनुभव कर पा रही हूँ। ये सुख मुझे मेरे नारीत्व को, मेरे मातृत्व को पूरा करने के लिए मेरे पास आया है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास। अब एक ही विचार कि मेरे अंदर जो गर्भस्थ शिशु है, लड़की है लड़का है, स्वस्थ है और मेरे ईश्वर, मेरे कोई तीर्थंकर के अंशात्मक स्वरूप में मेरे पास है, जिसकी रक्षा, जिसकी सुरक्षा, जिसका पूरा विकास केवल मेरे हाथ में है। हे मेरे गर्भस्थ जीव, मैं आज आपसे कुछ बोलना चाह रही हूँ। ईश्वर ने आपको हर चीज़ दी है, सुख, संपदा, ऐश्वर्य, सकारात्मकता, ऊर्जा, क्षमाशीलता, सब कुछ है आपके पास। आप पूरे ओज तेज से मेरे पास हो, मेरे अंदर हो। आपकी ये पूरी यात्रा, 9 महीने की आपकी ये यात्रा, इसमें मेरा साथ अवश्य रहेगा। मेरा, आपके पिता का, पूरे परिवार का साथ रहेगा। मैं संकल्प करती हूँ, मैं दृढ़ निश्चय कर रही हूँ, जो बातें मुझे बताई गई है, जो कुछ मुझे यहाँ इस स्थल पे, इस दिव्य स्थल पे मुझे समझ में आया है आपकी यात्रा के लिए, मैं वो हर कार्य करूँगी जो आपकी पूरी सुखद यात्रा में आगे तक आजीवन आपके साथ होगा। हे मेरे गर्भस्थ शिव, आप दिव्यता से युक्त हो। मेरी हर बात आप तक पहुंचाने का कार्य मैं करूंगी। हे मेरे गर्भस्थ जीव, आप सुरक्षित हो, आप प्रसन्न हो, आप सुखी हो। मैं, पूरा परिवार पूरी आतुरता से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप आपकी 9 महीने की ये पूरी यात्रा करके सुखद रूप से मेरे पास आइए। शुभम भवतु, शुभम भवतु। धीरे धीरे दोनों हाथों को एक दूसरे पे रब करते हुए आँखों पे लगाना है। यही विचार मन में लाना है। मंत्र, मेडिटेशन, गर्भ संवाद और सारी गतिविधियाँ और संगीत, ये आपके बच्चे के पूरी तरह मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। आपको हर कार्य करना है, ठीक है? धन्यवाद, नमस्ते। अभूतपूर्व राधिका। तो आपने देखा किस तरीके से आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो सकते हैं। ये वही है भावना योग। उसकी शक्ति आपको आपके बच्चे से कनेक्ट कर रही है। अब हम आ रहे हैं दूसरे पार्ट पे, ट्रेनिंग के, डाइट एंड लाइफ स्टाइल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपकी कैसी होनी चाहिए। हम आपको एक पुस्तक देने वाले हैं, ये आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेजिए। इस पुस्तक में हर महीने का विवरण है, कल भी मैंने बताया था। इस पुस्तक में पहले महीने से 9 महीने तक क्या खाना है, पहनना है, क्या क्या करना है, कौन से व्यायाम करने हैं। हमारे व्यायाम गुरु अभी जो हैं वो बताएंगे आपको, लेकिन इसमें दिया हुआ है आपको। तो मैं उसको बहुत फास्ट स्विच करूंगा क्योंकि समय कम है अब हमारे पास। तो भावना योग के अंदर आपको क्या करना है, कल प्रमाण सागर जी ने बताया। कुछ एसेंशियल्स ऑफ और इंग्रेडिएंट्स ऑफ भावना योग जिसे हम बोलते हैं। भावना योग प्रतिदिन करना है 3 महीने पहले से और पूरे 9 महीने। नंबर 1, कम से कम 2 बार, यदि आप 3 बार करोगे तो अच्छा है। शांत जगह पे अपने मुंह हाथ धो करके, ढीले वस्त्र पहन करके, और अपने आप को हर चीज ऐसा ना हो कि उधर दूध आपने चूल्हे पे चढ़ा दिया गैस पे और आप भावना योग करने बैठ गए। ऐसा नहीं करना है। सब्जी चढ़ाई हुई है, वो चढ़ा, ऐसा नहीं, शांत रहना चाहिए। भावना योग के दौरान आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होनी चाहिए, लव होना चाहिए, इमोशंस होने चाहिए और पूरे कॉन्फिडेंस से भरपूर होने चाहिए आप। ट्रस्ट एंड विथ इमोशंस एंड लव। और इसके लिए प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि जैसा मेरे को बच्चा चाहिए वैसा बच्चा मिलेगा, वही आने वाला और वही मेरी कोख में है। कंसिस्टेंट डिजायर टू अचीव दैट इज इंपॉर्टेंट।
देन इंपॉर्टेंट, कल प्रमाण सागर जी महाराज ने बताया था, विजुअलाइजेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ भावना योग इज विजुअलाइज। जैसा अभी हमारी डॉक्टर राधिका ने बजाया, विजुअलाइज करिए अपनी बेबी को, एग्जैक्टली सेम थिंग, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। उसको देखिए, उसके गुणों को देखिए, उसके शरीर को चाहिए, कैसा बच्चा चाहिए वैसा की वैसा उसको अपने देखिए। ये ऐसे ही है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठते हैं, मेनू देखते हैं, ऑर्डर देते हैं, थोड़ी देर बाद आता प्रकृति आपके लिए तैयार है। अरे मांगो तो मांगो, वो वही देगी, लेकिन विश्वास से मांगो, पूरे विश्वास से, भावनाओं से मांगो, प्यार से, पूरी गहराई से नापो, आपको मिलेगा। अब आता है डेवलपमेंट। आप देखिए बड़ी सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं और आपको शायद अच्छा लगेगा। फर्स्ट 4 वीक्स में हृदय बनता है, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन बनता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त खजूर खाना सबसे अच्छा रहता है क्योंकि फोलेट मिलता है उसके अंदर, 5 तत्वों से आपका बनता है। ये पहले महीने के अंदर क्या क्या खाना है उसके बारे में, भोजन है, खट्टी चीज़ें, आंवला, नींबू, अनार, संतरा, तरल द्रव्य, कपड़े, आभूषण, जैसा मैंने बताया था हर महीने के बढ़िया बढ़िया आभूषण, खैर आप सभी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पढ़ना है, कृष्ण की बाल लीला है, रामायण कांड है, महावीर का बाल्य चरित्र है, उसके बारे में गोपाल सूत्र है। ये मनोरंजन के 20 मिनट बगीचे में टहलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का और कोमल संगीत सुनना है उस पीरियड में, क्योंकि बच्चा अभी तरल रूप में है। धार्मिक गतिविधियों में शामिल होइए, मसालेदार और तली हुई चीजें न खाएं, ठंडा पेय और बासी भोजन पूर्णतया वर्जित है। मेरे को एक परिवार मिला, वो जैन परिवार ही था, हम ऐसे ही बात कर रहे थे, उसने मेरे को 2 चीज बताई, मैं हतप्रद रहा। डॉक्टर साहब हमारे घर में फ्रिज नहीं है और माइक्रोवेव भी नहीं और टीवी तो है ही नहीं। मैं चंबित रह गया, ये कौन से युग के हैं और मैं कौन से युग का हूं। आई वॉज अमेज्ड। वो ऐसा संस्कारित परिवार, ऐसा संस्कारित जैन परिवार, और काफी रिच लोग थे। न टीवी है, न फ्रिज है और न माइक्रोवेव है, मतलब विकसित है, यही कहेंगे। मतलब जो इससे परे चला गया वो विकसित है आज के इसके। अब आता है दूसरे माह की चीजें, ये सारे मैंने बताए हैं। 8 वीक्स के अंदर हृदय, हड्डियां, उपास्थि, ये सब बनती है। उस दौरान आपको क्या क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब दिया हुआ है आपकी पुस्तक में। आई एम नॉट इन्वेस्टिंग टाइम ऑन दिस। देन डेवलपमेंट चलता रहता है, उंगलियों का, हाथ का। फिर तीसरा माह आता है आपका, मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसके दौरान जो योग कराए जाएंगे वो भी अभी आपको बताए जाएंगे। फिर आता है आपका 4th मंथ, गर्भाशय के वजन और आकार में वृद्धि होती है, तेजी से विकास बनता है, बच्चा आकार लेने लगता है, आपको बड़ा प्यारा प्यारा लगने लगता है क्योंकि आप उसको आकार के रूप में देख रहे। हृदय की कार्यप्रणाली शुरू हो जाती है, भावना का विकास हो जाता है, पसीना शरीर की तुलना में वह दिखता है। इसके दौरान क्या क्या खाना है आपको, वजन के हिसाब से उसके आकार में वृद्धि हो रही है तो उस हिसाब से आपको प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है, आपको अच्छा संगीत सुनना है, मक्खन, दूध, दही है, चावल है, उनका उपयोग करना है आपको। कपड़े केसरी और पीले वस्त्र पहनने हैं आपको उस दौरान, कोशिश। और रूबी और सोने के आभूषण आप मांग सकते हैं घर पर। पढ़ना है, वीर गाथाएं आपको पढ़नी है, शिवानी, रानी लक्ष्मी। मजा आया आपको रूबी और सोने का? मनोरंजन, तीसरे महीने में चंद्रमा को देखना है, राग मालकोस को सुनना है, विपरीत बासी भोजन, मांसाहारी भोजन और भयावह दृश्य नहीं देखने। फिर आता है आपका 5th मंथ, उसमें भी भावनाओं के अनुभव। 5th मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस दौरान हम अक्सर मोती पहनने के लिए करते हैं क्योंकि हृदय और भावनाओं का डेवलपमेंट तीव्र होता है। उस वक्त आपको शांत और संयत रहना, मोती के आभूषण पहनने, सफेद वस्त्र पहनने आपको। तो इस 5-6 महीने का प्रोटोकॉल है। फिर 6ठे महीने का प्रोटोकॉल है, हेयर लाइन आने लगती है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर लाइन का इलाज करता हूँ मैं। तो इंद्रियां अत्यंत सक्रिय होने लगती है और इसके दौरान खाना पीना सब कुछ दिया। नीलमणि बताई गई है इस दौरान, तो आप उस महीने में पति से नीलमणि भी मांग सकते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट मंथ, इसके अंदर शरीर के सभी अंग और हिस्सों का संपूर्ण विकास होने लगता है। आप देखते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये बच्चा, अंदर एकदम प्यार पैदा हो रहा है इसके प्रति। इस दौरान आपको पन्ना और आश्क आभूषण पहन सकते हैं, आप मांग सकते हैं। वीरता की कहानियां सुनानी है।
उसके बाद में नेक्स्ट मंथ बच्चा पूर्ण होने लगता है, आकार लेने लगता है, हिलने डुलने लगता है, आपकी बातें सुनने लगता है, प्यार करने लगता है। 8वां महीना, 9वां महीना, और इस तरीके से बच्चा आपकी गोद में आ जाता है। इस पुस्तक को आप अच्छे से पढ़ें, इसका पालन करें। अब कौन से योग कर रहे हैं, हमारी योग स्पेशलिस्ट श्रीमती सुनीता जी जोशी हैं, वो MA किया योग में हैं, काफ़ी सीनियर हैं, वो आपको योग के चाहिए। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो मुनि श्री से आशीर्वाद लेकर के अपना प्रवचन आगे जारी रखें। अभी तक आपने जो भी सुना वो अंतर तक, गहराई तक पहुंच गया होगा, है ना। तो अब उसी से हम आगे बढ़ते हैं। आप आराम से आंखें बंद करके बैठें, ध्यान मुद्रा लगाइए, शांत होकर बैठिए, सद्गुरु का ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें, भगवान महावीर का ध्यान करें। उन्होंने हमें सिखाया है ध्यान करना, अपने आप को जानना, और जो अभी जो विषय है उसके लिए हमें ध्यान, योग बहुत आवश्यक है। अभी तक आपने जो सुना वो समझ में आ गया है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। गर्भावस्था के दौरान योग आसन करने समय बहुत सावधानी रखना है। सबसे पहले तो योग प्रारंभ करने के लिए अपने चिकित्सक की सलाह लेना है, और जब आप आसन सीखते हैं तो वो कोई गुरु के सानिध्य में ही सीखें। आवश्यकता से अधिक दबाव देकर कोई भी आसन नहीं करें। टीवी देखकर, मोबाइल देखकर आसन नहीं करें। ध्यान, योग ऐसे सावधानी पूर्वक करना है। सबसे पहले तो आसन, क्योंकि आप कैसे कर रहे हैं, आपके सामने कोई गुरु विशेषज्ञ बैठे हों तभी कीजिए। और जब बहुत ज़्यादा तनाव हो तो आसन की अवस्था से शरीर को शिथिल कर लीजिए। योगासन से क्या क्या होता है, शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। और अभी तक हमने सुना है मन। हाँ, अब हम कुछ आसन को डेमोन्स्ट्रेशन होते हुए देखेंगे, वैसे ही आपको करना है। सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास हैं जिसमें हमारे पूरे शरीर में लचीलापन बढ़े। तो सबसे पहले दोनों हाथों को सामने रखिए, फिंगर्स को ऐसे फोल्ड एंड स्ट्रेट। क्यों? लचीलापन हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है, तभी तो हम लंबे समय तक बैठ सकते हैं। जो भी हमने एक्टिविटी सुनी वो सब हम कर सकते हैं। 10 बार कीजिए ऐसे। अब गोल घुमाइए, मुट्ठियां बांध के अंगूठे अंदर रखिए। ध्यान रखिए, अंगूठा अंदर। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, पूरे मनोयोग से कीजिए। यहाँ पर मन सबसे आवश्यक है, केंद्रित होना। ये लचीलापन अभी शरीर पे हो रहा है ऊपर, और अंदर गर्भस्थ शिशु के लिए भी लाभदायक है। 10 बार क्लॉक, 10 बार एंटी क्लॉक। फिर रिलैक्स कर लेंगे, हाथों को धीरे धीरे नीचे लाकर ऐसे खोलकर गोद में रख लेंगे। अब गर्दन, गर्दन ऊपर और नीचे, ध्यान रखना है, धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी नहीं। अप डाउन, आंखें बंद कीजिए, ध्यान पूर्वक अप डाउन। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखिए, अप डाउन, और धीरे देखते हुए कीजिए। मन को वहां लगाइए, अपनी क्रिया पर। योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं, धीरे धीरे बस। अब सामने, अब राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। आंखें बंद रखिए, एक दूसरे को नहीं देखना है, स्वयं को और अंदर देखना है। बाहर दुनिया बहुत देख ली, अब बीच में ले आइए। अब गोल घुमाना है, गर्दन आगे झुकाइए और धीरे धीरे श्वास भरते भरते लेफ्ट से होते हुए श्वास छोड़ते हुए राइट से आगे। 3 बार कीजिए, स्लो स्लो,
आंखें बंद, सभी को करना है, जो यहाँ पर बैठे हैं सभी को करना है। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है कि सिर्फ गर्दन घुमा ली। टॉप टू बॉटम बॉडी के एक एक ऑर्गन पर इसका इफेक्ट होता है। एंटी क्लॉक कीजिए। यस। अब नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने रखिए। अभी आप बैठे बैठे करिए, है ना, खड़े खड़े आप देख लीजिए। सामने, हथेलियां आमने सामने, पैर थोड़े दूर, राइट एंड लेफ्ट, राइट फ्रंट लेफ्ट, है ना। धीरे धीरे आप बैठ के करिए, ऐसे आपको खड़े होकर करना है। फिर वापस सामने, लेफ्ट। हाँ जी, अच्छा ठीक है, चलिए बस विश्राम। समय सीमा हमारी अभी इतनी ही है, क्षमा चाहेंगे। यस, धन्यवाद। ये एक्सरसाइज मैडम आपको महाराज श्री के प्रवचन के बाद में हाँ कंटिन्यू कराएंगे। अभी आप सब लोग गर्भ संस्कार के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें सुन रहे थे। कल भी आपने सुना, आज भी आपने सुना। ये बात सत्य है कि हमारे पेट में पलने वाले शिशु का, मैं उसे एक भ्रूण के रूप में नहीं देखता, मैं उसे एक शिशु के रूप में ही देखता हूँ। माँ के साथ गहरा संवाद जुड़ा होता है। प्रकट में किसी व्यक्ति के साथ हमारा केवल मुखर संवाद होता है, पर पेट में पलने वाले उस शिशु से मुखर के साथ एक प्रकार का भावनात्मक संवाद भी जुड़ता है। हम एक दूसरे से जब बातें करते हैं तब एक दूसरे की भावनाओं को पहुंचाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन माँ के पेट में जब कोई बच्चा होता है तो बिना बात किए भी सब कुछ समझ लेता है, सुन लेता है, स्वीकार लेता है और सीख लेता है। 2 दिनों से आप सबने इस संदर्भ में बहुत सारी बातें जानी, समझी है। हमारे शास्त्रों में भी ये बातें हैं और यहाँ बहुत सारे दंपति आए हैं जो इसी भावना से आए हैं कि हमें दिव्य संतान को जन्म देने का सौभाग्य मिले। अभी मुझसे कहा गया कि महाराज जी गर्भ संस्कार का भी कार्यक्रम होगा क्या। बंधुओं, मैंने कल ही कहा था कि ये जो भावना योग का प्रयोग है वह अपने आप में पूरा गर्भ संस्कार है। चूँकि ये कार्यक्रम शाम के समय था, शंका समाधान के समय, इसलिए संस्कारों की जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो समयोचित न होने के कारण अभी नहीं होगी। लेकिन जो भावनात्मक प्रक्रिया है वो कल भी हुई थी, आज भी होगी। समझ गए? इसलिए इसको लेकर आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइएगा। अभी आपको अभय भाई कुछ नाम बताएंगे जो लोग देश में सभी के गर्भ संस्कार की प्रक्रिया संपन्न करते कराते हैं। आप लोग उनसे संपर्क करके समय समय पर अपनी संस्कार विधि को संपादित कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कुछ अपनी मर्यादाएं भी हैं और इसलिए हम लोग उस मर्यादा का निर्वहन करते हुए उस विषय में आपसे ज़्यादा नहीं कहेंगे। अतः आप जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार लाभान्वित हों। आज मैं आपसे 4 मुख्य बातें कहना चाहूँगा।
सबसे पहले दिव्य और संस्कारित संतान को जन्म देने की इच्छा, भावना, ये नहीं, संकल्प मन में जगाए। क्या जगाए? इच्छा और भावना तो सबकी है कि नहीं है? पर अब क्या करना है? संकल्प जगाना है। मुझे धरती का बोझ नहीं बनाना, मुझे धरती का भूषण जन्म देना है। ऐसी संतान को जन्म देना है जो धरती का बोझ मिटाए, ऐसी को नहीं जो धरती का बोझ बढ़ाए। अभी बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने से और उनके सहयोगियों के माध्यम से आप लोगों ने सुनी। विज्ञान ने इन सब बातों को पूरी तरह साबित किया है। हमें उन सब बातों को समझते हुए अपनी शास्त्रीय मर्यादाओं को और शास्त्रीय विवेचनाओं को स्वीकारते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो पहली बात, अपनी इच्छा को संकल्प में बदलना। दूसरी बात, उस संकल्प की सिद्धि के लिए हर पल सक्रिय रहना। और सक्रिय का मतलब उसे अपने जीवन की साधना बना लेना, और साधना के बाद सिद्धि पा लेना। संकल्प, सक्रियता, साधना और सिद्धि, ये 4 चरण हैं। ये हमारे जीवन में घटना चाहिए। आज भी यदि आप लोग संकल्पित हो जाएंगे तो आपकी सारी प्राथमिकताएं बदल जाएगी। एक ही प्राथमिकता है, एक दिव्य संतान को जन्म देना। एक ही ध्येय है, एक अच्छी संतान को जन्म देना। एक ही लक्ष्य है, एक अच्छी मां बनने का सौभाग्य पाना। एक ही मकसद है, सत्पुरुषों को जन्म देने का श्रेय पाना। ये दृष्टिकोण अगर आपके भीतर जग गया तो जीवन का काया पलट होगा। आप लोग ऐसा संकल्प मन में जगाइए, यहाँ से संकल्पित होकर जाइए, और जो घरों में इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं वे भी मन में ठान लीजिए, अरे डॉक्टर साहब ने तो इतनी सारी बातें बता दी, कैसे होगा, कैसे होगा ये सोचना अच्छी बात नहीं। कैसे होगा ये कमजोर लोग सोचते हैं, और कैसे करना है ये दिलदार लोग सोचते हैं। कैसे होगा नहीं, कैसे करना है। और अब कैसे को भी हटा दो, बस करना है। और बस करना नहीं है, अब तो करना ही है। इस लेवल पर अपने आप को लाइए, असंभव संभव बन जाएगा। अपना लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। तो अपनी इच्छा भावना को संकल्प में बदलिए, और संकल्पित होते ही उसके लिए सक्रिय हो जाइए कि अब मुझे अपने अंदर
क्या बदलाव लाना है, और जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको फॉलो कीजिए। ऐसे आप लोग फॉलो करते हैं किसके इंस्ट्रक्शंस को? डॉक्टर के। कह दिया बेड रेस्ट, बेड रेस्ट, पड़े रहो, पड़े रहो। ये क्या है? आप उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यदि हमारे शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो डॉक्टर का चक्कर लगाना ही नहीं पड़ेगा। आप सक्रिय हो जाइए। अब अपने अंदर बदलाव लाना है। ये मन में भाव जगना चाहिए। ऐसा जागृत होगा, ऐसा भाव जागृत होगा तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा और आप उस फल को प्राप्त कर पाएंगे जो आपके कुल का दीपक बनेगा, आपके कुल को रोशन करेगा। मैंने कई बात सोची। महापुरुषों के जन्म के पहले उसकी मां को सपना, और एक हमारे देश में है दोहला। पेट में कोई बच्चा आता है, दोहला आता है, दोहला। ये क्या है? मां को सपना आता है, यानी दिव्य आत्मा के अवतरण से पूर्व मां को सपना आया, और वो सपना हम लोग देखते, कल आप लोगों ने देखा भगवान की माता को 16 सपने आए। जैन परंपरा में 16 सपने आते हैं। हाँ, आपने कभी सोचा ये सपनों का विज्ञान क्या है? इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। ये 16 सपने क्यों आए? मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि 16 सपने क्यों आते हैं और 16 ही क्यों आते हैं? 16 सपने क्यों आते हैं और 16 ही क्यों आते हैं? मैंने जवाब दिया कि तीर्थंकरों की माता को 16 सपने इसलिए आते हैं कि 16 कलाओं में ही चंद्रमा पूर्ण होता है। वो उनके सारे व्यक्तित्व को रेखांकित कर देते हैं। और 16 ही क्यों आते हैं? क्योंकि उनके सपने 16 आने सच होते हैं। 16 आने सच होते हैं। 16 कलाओं में चंद्रमा पूर्ण होता है। वो संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। पर जब मैं इस पर विचार करता हूं तो मेरे मन में एक नई बात आती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से सपनों का संबंध जुड़ा होता है। स्वप्न जगत। तीर्थंकर की मां विलक्षण होती है। मुझे लगता है कि संतान के गर्भ में आने के पूर्व से ही मां की अंतश्चेतना का संबंध उस भावी जीव से जुड़ जाता, और वही अपने आने की पूर्व सूचना स्वप्न जन संकेतों में प्रदान करते हैं। ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का द्योतक है। अभी बात की जा रही थी कि मां की इच्छा का असर संतान पर पड़ता है, पर हम अपने पुराणों में जाएं तो संतान के विचारों का असर मां पर पड़ता है। बहुत गहरा संवाद है। कई प्रकरण भी आए। पेट में एक अच्छा भव्य जीव आए तो मां में इतनी अच्छी अच्छी भावनाएं आएंगी कि पूछो मत। इसको बोलते दोहला आना। दोहला समझते ना? पेट में संतान के आने के उपरांत मां के हृदय में जो भावनाएं उमड़ती है उसे दोहला कहा जाता है, और उस दोहला के पूर्ण होने पर संतान अच्छी होती है, और दोहला अधूरा हो जाने रह जाने पर संतान पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी मान्यता है ना? सबके दोहले की बातें आती हैं। अच्छे दोहले भी आए और बुरे दोहले भी आए। गुरुदेव जब माँ के पेट में थे तो उनको
चारण रिद्धिधारी महाराज दिखे थे और सहस्र दल कमल से भगवान की पूजा करने का मनोभाव आया था, तो जगत पूज्य को जन्म देने का सौभाग्य पाया। ये कोई ना कोई सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने का संबंध है। और कंस जब अपने मां के पेट में आया था तो मां के हृदय में अपने पति की हत्या करने का भाव आ गया। अब कंस तो बैरी था, उग्रसेन, उग्रसेन ही नाम था ना, जैन परंपरा में कंस के पिता का नाम उग्रसेन था। अब उग्रसेन, अब कंस की मां के हृदय में भाव आ गया अपने पति को मारने का। और इसी के लिए जब पंडितों ज्योतिषियों से पूछा गया तो बताया गया कि तुम्हारे पेट में जो जीव आ रहा है वो तुम्हारे पति का बैरी है। उनका पूर्व भाव का बैर था, कथा नहीं सुना रहा हूं, मार डालेगा। और इसीलिए उस संतान को, जो सर्व सुलक्षण युक्त संतान, जन्म देते ही कांस के पिटारे में रख करके बहा दिया था और बाद में उसका लालन पालन हुआ। कांस के पिटारे में रहने के कारण ही उसका नाम कंस पड़ा। बाकी बातें तो दूर की है। कंस दुर्बुद्धि था, इसलिए मां की भावना भी उल्टी हो गई। तो ये दो तरफा संवाद है। अच्छी भावना रखोगे तो अच्छी संतान आएगी, और दैव योग से बुरी संतान आ गई तो तुम्हारी भावना अच्छी कभी नहीं रहेगी। तो बुरी संतान ना आए, इसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। पर जो संतान आए उसे हम अच्छी संतान बनाएं, इसकी पूरी व्यवस्था है। और वही आपकी सक्रियता का उदाहरण है। आप सक्रिय रह करके अपना काम कीजिए और इसे अपनी साधना मानिए। 9 महीने की साधना, इसे साधना बना लीजिए। देखिए जीवन में क्या आनंद आता है। और फिर ये साधना होगी तो सिद्धि पक्के तौर पर होगी। यहां बहुत से ऐसे लोग भी आए जिनके लिए अभी तक कोई संतान नहीं। इस संदर्भ में मैं सभी से ये कहता हूं कि सबसे पहले अपने मन में एक बात बिठाइए कि संतान का सुख सुख नहीं है। संतान का सुख ही सुख नहीं है, सुख तो अंदर है। प्राय हीन भावनाएं आ जाती है, नकारात्मकता छा जाती है। कुछ लोग तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या कई लोग अंधविश्वासों में फंस करके बहुत कुछ खो देते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। मैं उन सब बहनों से और भाइयों से कहना चाहता हूं कि संतान की प्राप्ति एक नियोग है। अगर तुम्हारी संतान होने होगी, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भवितव्य में संतान का सुख होगा तो जरूर मिलेगा। और यदि तुम्हारी नियति में वो नहीं है तो तुम कितना ही प्रयत्न करो, कुछ नहीं होगा। इसलिए परेशान मत होना। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनकी 7 पीढ़ी गोदनामा से चली। जानता हूं क्या, नाम ही ले लेता हूं। आपके मध्य प्रदेश में ही खुरई का एक श्रीमंत सेठ परिवार है, जिनके विषय में कहते हैं कि आज आधी खुरई उनकी। इतना संपन्न श्रीमंत सेठ परिवार, जैन परिवार है। लोग कहते नहीं, हकीकत है।
बहुत धर्मात्मा जिस परिवार ने बड़ा विशाल मंदिर बनाया, गुरुकुल स्थापित किए, जनहित के ढेर कार्य किए, कल्याणकारी कार्यक्रम किए, करते रहे, 7 पीढ़ी में संतान नहीं हुई। वर्तमान में सेठ धर्मेंद्र जी जो खुद गोद आए थे, उनको बेटा हुआ और उनके बाद संतति चालू हुई। आज उनको पोता भी हो गया और आगे बढ़ रहे हैं। क्या करोगे? 7 पीढ़ी तक संतान नहीं, फिर भी वंश चला। गोदनामे से चला ना। ये दत्तक पुत्र की व्यवस्था शास्त्रों में क्यों है? केवल और केवल इसी वजह से। तो ये बात अपने मन से निकालिए कि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं है। हो तो ठीक है, नहीं तो चाहे जिसकी संतान को अपनी संतान बना लो, अभी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या बात है? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अपने माइंड सेट को ठीक कीजिए। दूसरी बात, इसके विषय में टोटकेबाजी में मत पड़िए। किसी टोटकेबाजी से संतान की प्राप्ति नहीं होने वाली। मेडिकल एड लीजिए अगर आवश्यकता है तो। हालांकि आजकल भी इसमें बहुत सारी दुकानदारी चालू हो गई, बड़े बड़े ऐड भी होने लगे और प्रलोभन भी आने लगे। मैं इसकी चर्चा तो अभी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सावधानी से काम करना, बेवकूफ़ बनने वाला काम मत करना। पर इन सब के साथ यदि भावना योग करे तो आप मान करके चलिए, बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं। यहाँ जो लोग आए हैं उनसे मैं कहूँगा, भावना योग जारी रखिए और अपने माइंड से इस बात को हटाइए कि हमें संतान नहीं हो रहा। आप अपने माइंड में ये बात बिठाइए कि मेरे पेट में मेरे सपनों का संसार बस गया है, वो आ गया, वैसा आ रहा है। विजुअलाइज कीजिए, मैं एक ऐसे संतान की मां बनने जा रही हूं, मैं ऐसे संतान की मां बनने जा रही हूं। बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। 17 साल बाद, अभी 2 दिन पहले ही भावना योग के परिणाम स्वरूप IVF भी फेल हो गया, थक गए, और 17 साल बाद ट्विंस हुए, और वो भी बिल्कुल सहज प्रक्रिया से, बिना किसी ट्रीटमेंट के। 1 साल के अंदर रिजल्ट आता है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, बाकी बातों को अपने मानस से निकालिए, अध्यात्म को अपने जीवन से जोड़िए, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनिए, कर्म कांड से बचने का प्रयत्न कीजिए। सुनिश्चित वह आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी होगा। तो भावना योग प्रामाणिक ऐप में, यूट्यूब में आप सबको सुलभ है। आप उसे डाउनलोड कीजिए और जो बातें कही गई है उसको जितने अंश में उतार सके आप उतारिए। और जहाँ तक गर्भ संस्कार की क्रिया का सवाल है, अभय भाई, कल दोपहर में थोड़ा सा समय निकाल करके, दिन के समय, हर शनिवार को ममता जी खासगी वाला इंदौर में गर्भ संस्कार कराती, उदासीन आश्रम में। लेकिन मैं चाहता हूँ इस पंच कल्याणक के मंडप में हो तो सोने में सुगंध होगा। इसलिए जो बहनें यहाँ हो उपस्थित, वे कल दोपहर में 2-2:30 बजे, 3 बजे, कितने बजे? हाँ, 3 बजे करो ना, कोई काम ही नहीं है। 3 बजे का समय आपको दे, क्योंकि सुबह तो आप लोग टाइम लग जाएगा। कल 3 बजे से लगभग आधा घंटे का कार्यक्रम होगा। हाँ, जो भी कार्यक्रम 3 बजे से जो लेना चाहे ये लोग देंगे, बहनें रहेगी और आप सब उसका लाभ लेंगे। समय आप सबका हो रहा है, हो ही गया है। अभी बहन जी आपको योग कराएंगी, वो आप समयानुसार देखेंगे। और आज, हाँ, मेरे सामने 1 मिनट, मैं चाह रहा हूँ अपने बीच एक शख्सियत आए हैं, शशांक शेखर, एडवोकेट शशांक शेखर, थोड़ा मंच पे आ जाए, यहाँ उपस्थित है। शशांक शेखर हैं? पटना गया, हाँ, आ जाइए। एक बार इनका जोरदार करतर, इधर से आ जाइए सीधे, जोरदार करतर ध्वनि से इनका अभिनंदन करें।
ये एक बहुत ही सक्रिय और गौ सेवक समर्पित जीव दया प्रेमी कार्यकर्ता है। अभी आप सुनोगे इनकी कार्यशैली का अंदाज आप इससे लगाएंगे कि ये पटना में एडवोकेट है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और बड़े अच्छे एक्टिविस्ट हैं। हमने गया में गौशाला खुलवाई, उसमें इनकी मुख्य भूमिका, इनकी पूरी टीम है। इन्हें मालूम पड़ा कि मंदसौर में 492 गोवंश जो जब्त किए गए थे कसाईयों से, इंदौर उच्च न्यायालय ने उन्हें रिहा कर दिया। अरे ताली मत बजाओ, सुनो तो। गोवंश को कसाईयों को सौंप दिया गया। अब कोई भी कानूनी पेचीदगी, इन्हें सूचना मिली और उसके विरुद्ध उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का संकल्प लेकर आए। उसकी एसएलपी तैयार कर रहे हैं कि हम उन्हें छुड़ा करके रहेंगे और मुझसे आशीर्वाद लेने आए। मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति की ओर से इनका अशोक जी, हाँ, मुकेश जी, हर्ष जी आए और हमारे सम्माननीय। और एक सवाल, हाँ ले लीजिए, नाम बोलिए। हाँ, अशोक जी, मुकेश जी, हाँ, और हर्ष जी, साथ में राजीव भाई, ये सभी आएंगे। हमारे सम्माननीय शशांक शेखर जी, एडवोकेट, जो कि जिन्होंने अपना जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित किया। मैं चाहूंगा इनके सम्मान के लिए दोनों हाथ उठा के ऊपर से उठाइए, ताली बजा के सम्मान करें। हाँ, सम्मान की इसी कड़ी में, हाँ, बात ये पहले करा दो। अच्छा, अपने बीच में आरएसएस के गिरीश जी शर्मा यहाँ पर उपस्थित है। वे आज एक प्रश्न गुरु चरणों में करना चाहते हैं। आरएसएस के जिला प्रमुख गिरीश जी शर्मा और उनके साथ में हर्ष जी और अन्य साथी गण भी, राजीव जी, वे भी आज एक प्रश्न गुरु चरणों में करना चाहते हैं। उसके बाद में जो डॉक्टर साहब की टीम आई है उसका स्वागत अभिनंदन भी अभी करेंगे। महाराज जी, सादर प्रणाम आपके चरणों में। महाराज जी, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो स्थिति हो रही है, अत्याचार हो रहा है, उससे हम सभी भाई बहन, हिंदू भाई बहन जो हैं वो उस विभत्सा से द्रवित हैं। उसी को लेकर के आपका मार्गदर्शन चाहिए, प्रथम तो ये। और दूसरा ये आग्रह, कल उसी को लेकर के एक आक्रोश रैली भी निकाली जा रही है जो लाल बाग से कलेक्टर तक जाएगी, जहां हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। तो उसके लिए आपका आशीर्वचन चाहिए दोनों। देखिए, जो बात आपने रखी है ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है, और बल्कि मैं ये कहूँगा विरोध प्रदर्शन का अभाव प्रकट किया। आपका ये मौलिक अधिकार नहीं, ये आपका कर्तव्य भी है कि हम अपने ही लोगों के साथ होने वाले जुल्म के लिए मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। हमें उनका प्रतिरोध तो करना ही है और मुखर प्रतिरोध करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, हमारा सारा प्रतिरोध संयत तरीके से होना चाहिए और शालीनता के साथ होना चाहिए। इस बात को सभी को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, इसी क्रम में हमें अब इस बात के लिए भी बहुत सावधान होने की ज़रूरत है कि ये स्थितियाँ और अन्यत्र कहीं ना बढ़े। इस तरह की जो मनोवृत्ति है वो देश के भविष्य के लिए उचित नहीं है। हमें इस पर अंकुश लगाना होगा और समाज में ऐसी जागरूकता लानी चाहिए जिससे समाज संगठित हो, समरसता के साथ आगे बढ़ सके। गिरीश जी का सम्मान करेंगे हमारे अशोक जी, मुकेश जी, हर्ष जी, भाई राजू जी। और आइए, मैंने कल दिया ना, कल के लिए बोल दिया कि सबको इसका विरोध करना चाहिए और आप सब लोगों को भी अपनी सही सहभागिता देनी चाहिए। आइए, एक कदम दिव्य संतान की ओर। आज बहुत ही अच्छा उद्बोधन हमारे बीच देने आई डॉक्टर राधिका जी माहेश्वरी, इंदौर, आयुर्वेदाचार्य, गर्भ संस्कार, गर्भ संवाद, और श्रीमती सुनीता जी दोषी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, गर्भावस्था में योग, प्राणायाम, ध्यान का संदेश देकर हमारे बीच उपस्थित हुई। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनके सम्मान के लिए मैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रानी जी दोषी किया जाए और वैभव नगर महिला मंडल की जो भी पदाधिकारी हैं वे भी आ जावे। यहाँ पर हमारी
सम्माननीय राधिका जी का और श्रीमती सुनीता जी दोषी का सम्मान करने के लिए वैभव नगर महिला मंडल की जो भी पदाधिकारी बुआ जावे, गोकुल नगर महिला मंडल से अध्यक्ष मंत्री जो भी हैं वे भी आ जावे, राधिका जी और श्रीमती सुनीता जी जोशी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बहन जी आइए ना। इसके बाद श्रीमती सुनीता जी जोशी हमारे बीच में योग विधि यहाँ पर संपन्न कराएंगे। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज के